दिस इज़ आमिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन सब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी हमारे जो घर अड़ोस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं। तो बीइंग अ नर्स हम आज ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो हाइपरटेंशन है वो क्या है, या जो हमारे पास लोग आते हैं कि हाइपरटेंशन एक बंदा जो है कब हो सकता है, या कौन कौन से स्टेजेस हैं हाइपरटेंशन को हम कब मानेंगे, ब्लड प्रेशर को हम कब मानेंगे कि वो हमारे पास, या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, या ब्लड प्रेशर को हम कब कहेंगे कि ये पेशेंट क्या है, ये हाइपरटेंशन या ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन चुका है। तो इस लेक्चर में आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और आखिर में हम ये कवर करेंगे कि बेसिकली हमने हाइपरटेंशन को किस तरह जो है मैनेज करना है, हमने लोगों को एजुकेशन क्या देनी है कि आप हाइपरटेंशन को किस तरह क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, या इससे प्रिवेंट किस तरह कर सकते हो, इसको मैनेज किस तरह कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है हाइपरटेंशन, यानी ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना। लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम आपको पता हो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है या हम ब्लड प्रेशर को किस तरह लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या होती है। ब्लड प्रेशर बेसिकली हमारे पास क्या है, ब्लड, यानी दो लफ्ज़ हैं, ब्लड और प्रेशर, यानी खून का प्रेशर। ठीक है, किसके खिलाफ? हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेशर बनाने के लिए। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है, खून आता है, वो दिल ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि वो क्या करे, वो पूरी बॉडी में ब्लड को जो है उसका प्रेशर बनाए, वहाँ पूरी बॉडी में ये पहुँच सके। अब ब्लड क्या करती है, ब्लड क्यों ज़रूरी है पूरी बॉडी के लिए, पूरी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी क्यों है, ताकि वो अगर पहुँच न जाए तो क्या होगा। अब हमारे पास ज़रूरी है कि ब्लड क्या करती है, ब्लड एक ऑक्सीजन, दूसरी न्यूट्रॉन्स, इनको क्या करती है, पूरी ऑर्गन्स की तरफ जो है लेके जाती है, जो ब्लड प्रेशर के ज़रिए होती है, यानी उसी प्रेशर के ज़रिए जो दिल बनाता है। अब हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर यानी खून का प्रेशर। तो ब्लड हार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ये डायग्राम जो है मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब बनाई है, लेकिन कम से कम आप लोगों को सिर्फ ये पता हो कि हमारे पास जो हार्ट है वो क्या करती है, वो एरोटा के ज़रिए पूरी बॉडी में खून को पहुँचाती है, और जो हमारे पास इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा है उसके ज़रिए ब्लड दोबारा दिल में आता है। तो ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या होती है। अब ब्लड प्रेशर के लिए कम से कम आपको ये पता ज़रूरी है कि भाई हमारी जो ऑर्गन्स है, यानी हाथ, पाँव, सर, पूरी जितनी भी बॉडी में ऑर्गन्स है, वहाँ जब खून पहुँचता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो दो चीज़ें हमारे पास, इनकी जो नेटवर्क सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसमें दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारे पास हार्ट है, दूसरी हमारे पास क्या है, आर्टरीज और वेन्स। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आर्टरीज क्या काम करती है और वेन क्या काम करता है। आर्टरीज जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन होती है उस ब्लड को दिल क्या करता है, पूरी बॉडी की तरफ आर्टरीज के ज़रिए पहुंचाता है। और फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रॉन्स जब ऑर्गन्स की तरफ पहुंच जाती है तो उसके बाद ये खून डीऑक्सीजनेटेड, यानी इससे ऑक्सीजन निकल जाता है, इसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलके वापस दोबारा हार्ट की तरफ वेन्स के ज़रिए आती है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज की तरफ उसकी वजह से जाती है पूरी बॉडी में, और हमारे पास वेन्स है उसके ज़रिए पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास कहाँ आती है, हमारे पास हार्ट की तरफ आती है दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये था हमारे पास कार्डियक सिस्टम के एनाटॉमी के, हमारे पास जो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता किस तरह है, प्रेशर जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो, उसका जो खून है वो कैसे पूरी बॉडी में पहुंचता है और फिर पूरी बॉडी से वापस कैसे आता है। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है हाइपरटेंशन, उसके ऊपर हम जाते हैं कि दो लफ्ज़ हैं, इनको हम सबसे पहले आप लोग जो है वर्ड्स को क्रैक करो। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास ब्लड प्रेशर थी, ब्लड और प्रेशर यानी खून का प्रेशर, नाम से ही जाहिर है। अभी हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन। तो हमारी हाइपरटेंशन बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइपर, और दूसरी जो वर्ड है वो क्या है, टेंशन। तो टेंशन हमारे पास यहाँ क्या है, ब्लड प्रेशर है। और हाइपर, जब भी हम किसी कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक हमारे पास होती है हाइपर, दूसरी हमारे पास होती है हाइपो। हाइपो
बिलो द नॉर्मल यानी नॉर्मल से कम, और जो हमारे पास हाइपर है वो अबाउ द नॉर्मल यानी नॉर्मल से ज़्यादा होना। तो हमारे पास जो हाइपरटेंशन है इसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उससे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन या HTN जो है इसको हम सिंपल वर्ड्स में आइडेंटिफाई करते हैं। अब आते हैं हम स्टेजेस के ऊपर कि बेसिकली हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो क्या है हाइपरटेंशन की। सबसे पहले हम नॉमिनेट करते हैं कि हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या होगा, या तो नॉर्मल होगा या ये इस तरह बिल्कुल नहीं होता कि भाई आप लोग जो है आज सुबह आपका ब्लड प्रेशर ठीक था और रात को आप हाइपरटेंसिव पेशेंट बन गए, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी एग्जामिनेशन नहीं करते। जब एग्जामिनेशन नहीं करते तो आपको पता नहीं होता कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ है या नहीं, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी आपको पता नहीं होता और इंसान की जान ले लेता है। ये इतना जो है हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। इसीलिए हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टेजेस है उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। कि भाई आप किसी पेशेंट को ये लेबल करते हो कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो इससे कम से कम पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। तो ब्लड प्रेशर तो हम जो हमारे पास पीड्स और इन्फेंट्स है उसके तो हम लेते नहीं, क्योंकि उनकी जो हमारे पास हार्ट की एक्टिविटी के लिए हम पल्स चेक करते हैं। हम हमारे पास जो एडल्ट्स होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जब भी ब्लड प्रेशर लेते हो तो दो वर्ड यूज़ करते हैं, भाई हमारे पास क्या है 150/100 जो है आपका ब्लड प्रेशर है। तो ये 150 और 100 ये दोनों है क्या, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास क्या, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें हमारे पास होते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ये हमारे पास क्या है, नॉमिनेटर है, और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जो नॉमिनेटर हमारे पास होती है वो क्या है, वो हमारे पास साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो हमारे पास जो एडल्ट के लिए है, एडल्ट यानी जो हमारे पास आम आदमी होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है आइडियल ब्लड प्रेशर, वो हमारे पास 120 और 80 है। अब आप लोग के जहन में होगा कि अगर एक पेशेंट है उसका 118 यानी 118 और वो जो है नीचे 75 आया है, यानी 118 और 75, इसका मतलब ये है कि ये हाइपोटेंशन में है। नहीं, ये पेशेंट बिल्कुल हाइपोटेंशन में नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, ये हमारे पास क्या है, आइडियल ब्लड प्रेशर, यानी एक इंसान का जो होना चाहिए उतना ही ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर हमारे पास जो साइस्टोलिक है वो हमारे पास 110 और 120 के दरमियान होती है, क्या है, ये नॉर्मल है। अगर 125 है, ठीक है, वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारे पास डायस्टोलिक 70 है वो भी नॉर्मल है। तो 70 से लेकर 85 तक ही हमारे पास जो डायस्टोलिक होती है वो क्या है, वो नॉर्मल है। और हमारे पास जो ये 110 और 125 जो है, इसके लिए जो सिस्टोलिक है, साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। तो बेसिकली हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है एज के ऊपर। एज ही एक, हम कहते हैं कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एज और हाइपर जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है ये दोनों क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि एज का बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर हमारे पास एक 50 साल का बंदा है, उसका 140 और 90 ब्लड प्रेशर आया है, तो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है? नहीं, वो बिल्कुल हाइपरटेंसिव पेशेंट, क्योंकि उसका एज ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एज है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किस चीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस को कि हाइपरटेंशन के जो स्टेजेस है वो क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नॉर्मल, जो जिस तरह मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि भाई हमारे पास जो एडल्ट है उसकी आइडियल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 और 80 होना चाहिए। अगर वो 110 और 120 के दरमियान जो है उसका साइस्टोलिक आता है, या डायस्टोलिक जो है वो 70 से लेकर 85 के दरमियान आता है, तो वो नॉर्मल है। फिर जो एज बढ़ती है तो साथ में जो ब्लड प्रेशर की रेंज है वो भी उसके लिए नॉर्मल बढ़ती है।
अब हमारे पास ये है कि पेशेंट जब हाइपरटेंशन में जाता है तो वो कुछ स्टेजेस से गुजर के जाता है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास है प्री हाइपरटेंशन, कि प्री हाइपरटेंशन फेज जो है ये अभी पेशेंट हाइपरटेंशन में नहीं है, लेकिन पेशेंट जो है हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है। जो हमारे पास रीडिंग है 120 से लेकर 129 के दरमियान, अगर किसी पेशेंट की जो साइस्टोलिक है वो ज़्यादा आती है, या हमारे पास जो 80 और 89 है उसके दरमियान डायस्टोलिक जो है वो कंटिन्यूसली आती है, तो उसे हम कहते हैं ये पेशेंट प्री हाइपरटेंशन में, ये हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी जो है ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है एक दिन का या एक हफ्ते का या 3 दिन का या 2 दिन का ये नहीं होगा। उसके लिए कम से कम आप लोगों के पास एक हिस्ट्री पेशेंट की रीडिंग की होनी चाहिए कि भाई वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से 1 महीने से मुसलसल ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, उसकी रीडिंग यही आ रही है, तभी हम इसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो स्टेज होता है वो है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यानी अगर पेशेंट है उसकी साइस्टोलिक 130 से लेकर 139 के दरमियान, या जो हमारे पास डायस्टोलिक है वो 90 से लेकर 99 के दरमियान कंटिन्यूसली आती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंशन में है। फिर हमारे पास जो तीसरा है वो है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अगर एक पेशेंट की मुसलसल जो है 140 से 150 या 160 के दरमियान ब्लड प्रेशर साइस्टोलिक आती है और जो डायस्टोलिक है वो 100 से अबव आती है, तो इसी कहते हैं हम ये पेशेंट स्टेज 2 हाइपरटेंशन में है। लेकिन स्टेज 2 के बाद एक और स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये एक कॉम्प्लिकेशन भी हमारे पास हाइपरटेंशन है कि एक पेशेंट हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से एक क्राइसिस जो है वो क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। उसके लिए जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है वो 180 जो हमारे पास एबाव है या उससे एबाव जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है साइस्टोलिक, और जो हमारे पास डायस्टोलिक है वो 120 या एबाव जो है हमारे पास डायस्टोलिक होगी, तो वहाँ पे एक पेशेंट क्राइसिस में जा सकता है। क्राइसिस का मतलब ये होता है कि उसको नाक से जो खून नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है, उसको कान से ब्लीडिंग हो सकती है, या इस पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। अब आगे हम लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारे पास हाइपरटेंशन है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेजेस थे, लेकिन इसके लिए कम से कम ज़रूरी है कि ये हमारे पास एक दिन या एक घंटे का इसके ऊपर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये हमारे पास इस स्टेज में है। इसके लिए कम से कम पेशेंट की हिस्ट्री और कंटिन्यूस रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि रिस्क फैक्टर, जो हमारे पास कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। इसमें जो हमारी जिस तरह स्टडीज़ बताती है कि हमारे पास जो 70% रिस्पॉन्सिबल है हाइपरटेंशन के लिए, वो कौन है, वो स्मोकिंग होती है, जो लोग स्मोक करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, एज होती है। एज ग्रुप जितना एज बढ़ता है, आप लोगों को पता है कि स्किन की जो हमारे पास आर्टरीज है और वेन्स है वो क्या, उसकी स्किन जो है वो एक दूसरे की तरफ नज़दीक आना शुरू हो जाती है, जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। साथ में जो हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के माँ बाप या दादा दादी, इन लोगों में अगर हाइपरटेंशन हो तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास जिस तरह डायबिटीज़ में भी होता है कि जो हमारे पास ये जनरेशन टू जनरेशन है ये चलती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है फैमिली हिस्ट्री के मुताबिक। साथ में जो हमारे पास क्या है कि जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उन लोगों में वो भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर पे है, हाइपरटेंशन की तरफ जा सकते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट जो है पॉसिबिलिटी है वो क्या है, जिन लोगों में हमारे पास फैट्स होते हैं, यानी कोलेस्ट्रोल जिन लोगों का ज़्यादा हो, जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं हाइपरटेंशन की। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास क्या है, ये अगर नॉर्मल बॉडी है, सही है, उसमें सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब हमारे पास अगर ये आर्टरी है, ठीक है, और साथ में जो हमारे पास स्किन है, इसमें अगर फैट्स जो है वो आना शुरू हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, प्रेस करती है आर्टरीज को नैरो बनाती है। जब आप किसी बड़े पाइप को क्या उसको चिपका देते हैं तो वहाँ प्रेशर से पानी गुजरता है, तो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे। साथ में जो हमारे पास है, जिन लोगों को किडनी डिजीज़ होती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन कौन करता है, बॉडी से फ्लूइड को निकालता कौन है, क्योंकि फ्लूइड ही सर्कुलेट करता है बॉडी में, जो हार्ट में जाते हैं वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो किडनीज कभी कभार जो हमारे पास CKD के पेशेंट होते हैं, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं,
उनकी जब किडनीज ख़राब होती है वो फिल्ट्रेशन नहीं करते, फ्लूइड नहीं निकाल सकते। जब फ्लूइड नहीं निकलेगी तो बर्डन बनेगी बॉडी के ऊपर और सर्कुलेशन में शामिल होगी जो हार्ट की तरफ आएगी, और फिर क्या होगा कि पेशेंट की जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। जिस तरह हमने सबसे पहले ब्लड प्रेशर को एक्सप्लेन किया कि ब्लड प्रेशर क्या होती है, फिर हमने ये एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो हार्ट है वहाँ से ब्लड किस तरह जाती है, कैसे वापस आती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होती है, या हाइपरटेंशन हमारे पास है क्या और उसके स्टेजेस क्या हैं, कौन कौन से लोग इसके जो रिस्क पे हैं। अब लास्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हाइपरटेंशन है इसको हम मैनेज किस तरह करते हैं। सब मैनेजमेंट का डायरेक्ट जो है प्रोपोर्शनल क्या है, वो है रिस्क फैक्टर्स। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को हमने देखे पढ़े कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को अगर हटाएंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, तो पेशेंट को हम हाइपरटेंशन की तरफ जाने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है। पेशेंट को हम ये एजुकेट करेंगे कि पेशेंट जो हमारे पास स्मोकिंग तो वैसे भी ठीक चीज़ नहीं है। इससे जो फेफड़े हैं वो ख़राब होते हैं, लीवर ख़राब होते हैं, आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तो जो खून ऑक्सीजनेटेड होने के लिए आता है उसको डिफ़िकल्टी फील होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड तो प्रेशर बनता है, जो हम कहते हैं उसे ब्लड प्रेशर। साथ में हमने पेशेंट को जो दूसरा हमारे पास रिस्क फैक्टर है वो क्या है, वो है हाई कोलेस्ट्रॉल फैट्स, या जो पेशेंट जो हमारे पास हैवी वेट, जिनकी बॉडी की जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, एबनॉर्मल ज़्यादा होती है। तो हम उन पेशेंट को क्या कहेंगे कि आप सबसे पहले अपने डाइट के ऊपर क्या करो कि अपनी जो डाइट है उनकी जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है या हाई साल्ट डाइट जो होती है उनके ऊपर आप क्या करो, उनको कम कर दो, कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम कर दो, साथ में जो साल्ट का इंटेक है वो क्या है, उनको कम करो। यानी जिस तरह हमारे पास नॉर्मल रूटीन है वो है कि कुछ ममालिक में हमारे पास 9 to 12 ग्राम्स की जो है वो साल्ट पर डे ली जाती है, लेकिन WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक आप 5 ग्राम तक जो है वो क्या, अगर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंज्यूम करना चाहते हो इतना ही कर सकते हो, आपने ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है उनको तो सबसे पहले हमने बताना है कि भाई आपके फैमिली हिस्ट्री है तो आपके बच्चों में ये हाइपरटेंशन हो सकता है। तो सबसे पहले आपने उनको ये गाइडलाइंस बतानी है कि डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, और जो हमारे पास रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। एक्सरसाइज डेली करनी है। जो मेडिकेशन आप लेते हो उन मेडिकेशन को आप क्या करो, आप जो है उनकी जो यानी साथ में आप ऐसी जो है मेडिकेशन लिया करो। जो लोग मेडिकेशन पे चले जाते हैं वो तो उनको जो है सिर्फ कंट्रोल करना। फिर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जिस तरह स्टेज 2 के हाइपरटेंशन है, या हमारे पास वो पेशेंट जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में होते हैं उनको तो मेडिकेशन लेना पड़ता है। वो जो हमारे पास डेली रूटीन है, एक्सरसाइज, डाइट, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनको सिर्फ मेडिकेशन लेने पड़ते हैं। तो उनको रेगुलर मेडिकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो है अपने जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग करनी होती है। बीइंग अ नर्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप क्या करो, आप उन पेशेंट की जो है वो डेली बेसिस, आपके जो गली मोहल्ले में है, आपके फैमिली में है, सबसे पहले आप क्या करो, डेली चेकअप स्टार्ट करो। आप डेली रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो आपको अप एंड डाउन का पता चलेगा। जो पेशेंट हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसके साथ साथ आप लोगों ने देखे होंगे, अब जो लोग जो क्लिनिक्स चलाते हैं उनको पता होगा कि हमारे पास जो पेशेंट, जिन लोगों ने मेडिकेशन ज़ाया की हैं या खाने पीने में परहेज़ जो है नहीं की है, उन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। लेकिन जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, गुस्सा आता है, उनका ब्लड प्रेशर यानी जो है सडनली बिल्कुल शूट कर जाता है, जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपकी जो ब्रेन है उसको डैमेज कर सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, उसका हार्ट अटैक हो सकता है। अब यहाँ पे जो फिनोमिना है वो क्या है कि अब भाई हार्ट अटैक किस तरह होता है, या ब्रेन जो है वो यानी स्ट्रोक किस तरह होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक किस तरह पेशेंट को होती है। तो हमारे पास जो 15% ब्लड है वो दिमाग की तरफ जाती है, ब्रेन की तरफ सर्कुलेट करती है। अब जिन लोगों को गुस्सा आता है उनके सिर्फ माइंड काम करता है कि भाई इस बंदे के साथ मैंने ये करना है, इस बंदे के साथ मैंने ये करना है, सिर्फ दिमाग काम कर रहा है। दिमाग काम कर रहा है तो जो
यानी आर्गन हमारे पास बॉडी में सबसे ज़्यादा काम करता है, उसको सर्कुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट क्या करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट यानी उसकी ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा जब ब्लड सर्कुलेट करता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा बनाता है। तो आपकी जो कैपिलरीज होती है ब्रेन में वो उसको बर्दाश्त नहीं करती, जिसकी वजह से ह्यूमरेज होती है, ह्यूमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं। तो इन जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग फाइट करते हैं, उनको हमने एंगर मैनेजमेंट सिखानी होती है। साथ में आप लोगों ने उसका जो स्ट्रेस है उसके लिए एक्सरसाइज होती है या योगा होता है, जो आप लोग जो प्रेयर्स होती है, दुआ होती है, वो आपने पेशेंट को बतानी होती है कि भाई अपने स्ट्रेस को कम करोगे तो आपकी जो हाइपरटेंशन की शूट है वो डाउन हो सकती है, नॉर्मल की तरफ आ सकती है। ये थी हमारे पास मैनेजमेंट कि हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता। ये थी हमारे पास हाइपरटेंशन, जो हमने इसको डिटेल में जो है वो क्या की, हमने उसको जो है अंडर यानी समझने की कोशिश की। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसमें हम ये इंशाल्लाह उसकी जो एनाटॉमी हो गई, उसकी जो फिजियोलॉजी हो गई, यानी हम एक सीरीज़ में 5-6 लेक्चर हो सकते हैं, उसकी जो डिजीज़ होती है या उनकी जो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हमारे पास क्या है जो मेडिकेशन है, उनको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी हो गई हमारे पास, जो आप लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो डिजीज़ है वो पढ़ते हैं, या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो आप डिजीज़ पढ़ते हैं उन डिजीज़ को पढ़े होंगे। और साथ में आप लोग जो फार्माकोलॉजी में जो आप लोग क्या जो कार्डिक सिस्टम के मेडिकेशन पढ़ते हैं, इनको हम सीरीज़ में क्या करेंगे, हम जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर करना ना भूलिए। चैनल के साथ बनी रहिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।